हो जाएगा जॉन। Very good morning to all. My name is Nazar. I am here to teach very interesting topic of GATE mechanical engineering. That is strength of material. What is the subject? Strength of material. In this topic, we will study about the object and their deformation. As you know that in earlier we have studied in engineering mechanics about the body, in which the force was causing motion, not deformation. लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से क्या डिफॉर्मेशन आता है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो फोर्स में पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का रिएक्शन क्या होता है। जो रिएक्शन बॉडी प्रोड्यूस करता है, फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस पर हम कोई कैसे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी पर कुछ इसको चेंज लाने की कोशिश करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ। ये बॉडी जो है क्या करेगा, अपने चेंजेस को रेसिस्ट करेगा। मतलब ये क्या चाहेगा कि हम चेंज नहीं हो, तो वो क्या करेगा, इंटरनल स्ट्रेंथ इसका जो रहेगा वो उसको रेसिस्ट करेगा। उसी के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल स्ट्रेंथ जो होता है वो कहाँ से आता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है, जो हम लोग अभी पढ़े कि जैसे इस पर हम लोग फोर्स लगाए, तो कोई फोर्स सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये बॉडी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को अपोज करेगा। ये जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स विल बी अपोज्ड और रेजिस्ट। इसको किसके द्वारा रेजिस्ट किया जाएगा, इसका इंटरनल स्ट्रेंथ। फिगर बना, फिगर इंटरनल स्ट्रेंथ उसी को हम लोग कहेंगे स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं P बराबर 10 न्यूटन। ये फोर्स लगा, अब ये फोर्स किस पर लगा, बॉडी पर लगा, इससे कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ होगा। ये क्या चाहेगा कि जो बॉडी पर फोर्स लगा है, इसमें हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं इसको डिफॉर्मेशन को नहीं होने देंगे, इसको कुछ चेंजेस नहीं होने देंगे। चेंजेस नहीं होने के क्या लगेगा, यहाँ से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएगा। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। तो जो मैग्नीट्यूड है इसके बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब इस 10 न्यूटन को हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये किस एरिया पे लग रहा है। ये जो लग रहा है हमारा किस एरिया पे लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ का होगा, कोई ये एरिया पे लग रहा है। ये एरिया सपोज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इस एरिया को फोर्स को एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये जो फोर्स बाई एरिया करेंगे यानी P बाई ए, ये जो P बाई ए आया इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बाय डेफिनेशन क्या हो गया कि स्ट्रेस क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। जो भी हम लोग एरिया ले रहे हैं उस एरिया में कितना इंटरनल फोर्स या इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो रहा है, उसको लेते हैं हम लोग स्ट्रेस। जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसको कहाँ से वो रेजिस्ट कर रहा है, इंटरनल फोर्स, उस फोर्स को हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे। जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है वही एरिया क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस होता है दो टाइप का। तो सपोज जैसे हम लोग लिए यहाँ पर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, ठीक है। अब ये 20 न्यूटन इस एरिया पे लगा है, कौन सा एरिया पे,
एरिया ए बी सी डी इस एरिया पे। अब इस एरिया को देखिए, ये कौन सा एरिया है? अपर पोर्शन सबको दिया है, तो इसका अपर पोर्शन में इस एरिया पे लग रहा है। जब इस एरिया पे लग रहा है तो फोर्स कैसा लग रहा है इस पर? जैसे ये लग रहा है फोर्स, इस पर कैसा लग रहा है? इस पर किस तरह से लग रहा है? नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री। ये जो फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इस एरिया के लिए एबीसीडी के लिए 20 न्यूटन कौन सा फोर्स हो गया? नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा वाला है? नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया एबीसीडी। लेकिन जब इसी फोर्स को हम लोग इस एरिया के लिए देखेंगे, एरिया बी सी जी एफ, बी एरिया बी सी जी एफ, ये एरिया इस एरिया में देखेंगे, एरिया कैसा होगा? सपोज ऐसा डायग्राम बनेगा, ये बी है, सी है, जी है, ये एफ है, एरिया है। इस पर एरिया जो फोर्स लग रहा है इस तरह से लग रहा है, मतलब इसको पैरेलल लग रहा है। सपोज जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये एरिया का पैरेलल हो गया, इस तरह से एरिया के पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये ऐसे लग रहा है, इस टाइप का ये एरिया है। अब इसे देखिए, ये एरिया पैरेलल हो गया, इसी तरह से यहाँ पे हो गया, ये एरिया का पैरेलल हो गया। तो जब ये पैरेलल फोर्स हो जाएगा, तो पैरेलल फोर्स क्या है? तब ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? इसी को बोलते हैं शियर फोर्स। और स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा? शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा? शियर फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ कोई फोर्स है पी अपॉन एरिया बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, यही हो गया हम लोग का शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस हो गया और ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ। देखते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज नथिंग बट, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग पी फोर्स से इधर एक्सर्ट की, पी फोर्स मतलब ये बॉडी को क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। सपोज इसका लेंथ एल था, अब इसको खींचने की कोशिश करेगा, जैसे खींचने की कोशिश कर, सपोज ये लेंथ इतना बढ़ गया, ठीक है, ये लेंथ कितना बढ़ गया? डेल्टा एल हो गया। तो जो पी फोर्स लगा है उसके वजह से इसका डायमेंशन में चेंज आएगा, यानी लेंथ बढ़ गया इसका, तो जो चेंज होगा वो डेल्टा हो गया। और ओरिजिनल लेंथ हमारा कितना था? एल। तो स्ट्रेन क्या होता है बाय डेफिनेशन? चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया? पहले मेरा एल था, अब टोटल एल प्लस डेल्टा एल हो गया, चेंज कितना आया? एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना होगा? एल। ये क्या होगा? एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल अपॉन एल। एल कैंसिल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो स्ट्रेन का बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये लिखना बहुत जरूरी है ओरिजिनल लेंथ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, ओरिजिनल के बजाय फाइनल लेंथ लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हुक्स लॉ है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से हम पहले जाने जाएंगे। जैसे हम लोग 11 12 में थे,
हम लोग पढ़े थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग कैसे बनाते थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? इस तरीके से ये स्ट्रेन होता था और ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। तो हम बनाते थे ऐसे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे इस तरह से जाता था। यहाँ पे पॉइंट आता था, पॉइंट आता था आपका ये ई पॉइंट। सपोज ये ई पॉइंट कौन था? ये था इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते थे कि इलास्टिक लिमिट तक जो भी बॉडी में चेंजेस आएगा, जैसे मान लीजिए हम कोई रबर को बॉल लिए, रबर को बॉल को प्रेस किया, अब जैसे ही प्रेस करके छोड़े ऐसे, जैसे मान लीजिए रबर को बॉल को प्रेस किए, अब इसको छोड़े, वो क्या होता है अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसे आप आजकल सिंगली वाला होता है जो स्टाइल वाला पीले कलर का बॉल रहता है, वो सब देखिएगा, प्रेस करिए वो दब जाएगा, फिर छोड़ेंगे वो ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। वो जो हम दबा रहे हैं उसको कहाँ तक दबा रहे हैं? इलास्टिक लिमिट तक। जिसमें स्ट्रेस लगा रहे हैं इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसके वजह से जो चेंज आया वो इलास्टिक लिमिट लगाया। तो ये चेंज होने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। ओरिजिनल शेप में आ गया तो मतलब क्या हो गया कि वो रिगेन कर लिया। तो हुक्स ने यही कहा कि विदिन द इलास्टिक लिमिट, विदिन द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस होता है, अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस लेंगे शियर स्ट्रेन, प्रेशर लेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इलास्टिक लिमिट तक जो होता है हुक्स वाला कहा कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होता है। तो अब कैसे होता है नॉर्मल स्ट्रेस का हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्ट्रेस का हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, यानी सिग्मा इज, इसको हम सिग्मा लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अब इस प्रोपोर्शन है, अब हमको इसको एक इक्वेशन बनाना है। इस इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग एक इलास्टिक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ई, सिग्मा इक्वल टू ई, ये होता है इलास्टिक कांस्टेंट। ई क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट। हो गया 8 मिनट हो गया, रैप अप करो। ये जो भी इलास्टिक कांस्टेंट होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। तो ई क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, इसको सिग्मा बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिख सकते हैं। और खत्म करो, हो गया 12 मिनट। इसके बाद क्या होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या लिखेंगे? शियर स्ट्रेस के बारे में, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। यहाँ पर हम लोग कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट लेंगे? जी। इसी तरह होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, P is directly proportional to डेल्टा V अपॉन V। लेकिन यहाँ पर डेल्टा V में माइनस साइन है क्योंकि वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हटाने के बाद डेल्टा V अपॉन V। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, जे जी है, के है, यहाँ पे E है। इन तीनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमेशा गेट में 1 या 2 नंबर का सवाल जरूर आएगा। तो जैसे हाँ, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे 3 इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। एक टर्म आता है म्यू, ये क्या होता है पॉइसन रेशियो।
पॉइजन सिस्टम क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि स्ट्रेन होता है, फोर्स लगाता है तो इसका लेंथ बढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसमें हम लोग कोई फोर्स लगाए तो ये जो है इसका लेंथ बढ़ेगा। अब लेंथ बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है। जब ये मटेरियल सेम है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ बढ़ रहा है तो डायमीटर इसका घटेगा। अभी जब घट रहा है तो इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो वो जो चेंज हो रहा है जो उसमें स्ट्रेन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स स्ट्रेन या फिर लैटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो क्या हो गया? ये जो स्ट्रेन आया ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों का रेशियो होता है। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? बाय डेफिनेशन रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain। इसका जैसे हम लोग पढ़े तो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, इसका क्या होगा? चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर। इसको बाय फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डायमीटर में जो चेंज हुआ बाय ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ में जो चेंज हुआ बाय ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो डेल्टा टी आएगा वो निगेटिव आएगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगाते हैं। ये हो गया हमारा मीन। अब आते हैं हम लोग रिलेशन फॉर्म करने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि गेट में हर साल 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछता है क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन किसमें? म्यू ई जी एंड के। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या था हमारा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी क्या था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ई क्या था? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और म्यू क्या है? पॉइजन सब्सटीट्यूट। इसका जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस g। ये जो है रिलेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में हर साल आता है, 1 मार्क का तो फिक्स है। इस फॉर्मूले पे कोई 2 दे देगा, एक निकालने के लिए, ये तीनों इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। थैंक यू।